हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के इस ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला ग्लोबल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्वीकृत थीमेटिक ऊर्जा सेंटर कहाँ स्थापित होगा? यानी भारत में एक ऊर्जा से संबंधित थीमेटिक सेंटर स्थापित हो रहा है और ये कहाँ पर स्थापित होगा? अमरावती में। अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी। पहले जब इस तरह से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, तो हैदराबाद जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो उसके बाद हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बना दिया गया और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी। अमरावती एक सांस्कृतिक महत्व का भी शहर है। आप देखते होंगे या प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एक महत्वपूर्ण मूर्ति कला केंद्र के रूप में भी अमरावती जाना जाता था। अमरावती आंध्र प्रदेश में ये थीमेटिक सेंटर स्थापित होने वाला है। अब इसका क्या महत्व है या इसके और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी डब्ल्यू एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, डब्ल्यू यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ साझेदारी कर अमरावती में सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस स्थापित करने का निर्णय लिया। तो डब्ल्यू के साथ में मिलकर के ये सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ये भारत का पहला थीमेटिक सेंटर होगा। थीमेटिक सेंटर कहने का मतलब है कि ये थीम पर बेस होते हैं, किसी एक आइडिया पर बेस होते हैं, उनको हम थीमेटिक सेंटर कहते हैं। जिसे डब्ल्यू के ग्लोबल सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी C4IR के तहत हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह ऊर्जा संक्रमण केंद्र ऊर्जा संक्रमण, हरित उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित होगा। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित जो नए क्षेत्र हैं, उन सभी पर ये केंद्रित अपना ध्यान केंद्रित करेगा और यह पहल जो है वो स्वर्णांध्र विजन 2047 का हिस्सा है। यानी आंध्र प्रदेश का एक विजन है स्वर्णांध्र विजन 2047 के तहत ये पहल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया? तो आंसर है मिजोरम। फ्रेंड्स, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ये जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है वो भारत की मुख्य भूमि से एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बहुत ही छोटे से क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरिया है जिसको हम कहते हैं चिकन कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसी के द्वारा भारत का ये जो क्षेत्र है, ये पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा है। इस वजह से पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में रेलवे का ट्रैक या आप कहें कि रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मिजोरम एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पहली बार ट्रेन का संचालन किया गया है। हालांकि इससे पहले पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में जैसे असम, त्रिपुरा और अरुणाचल में रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित की जा चुकी है। लेकिन मिजोरम चूंकि इन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, तो वहां पर ये रेलवे कनेक्टिविटी अब स्थापित की जा रही है। और मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, वहां तक मालगाड़ी का स्पीड ट्रायल हुआ है और जल्द ही वहां पर ट्रेनों का भी संचालन होने लगेगा। तो नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम राज्य पहली बार मिजोरम राज्य में ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 में किस तीसरी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला है? सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिलने का मतलब है कि अब ये कंपनी भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सकेगी। इसका आंसर है स्टारलिंक। तो स्टारलिंक जो है वो एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क एक अमेरिकी उद्योगपति है। एक्स या इस तरह से टेस्ला उन जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और इनकी जो कंपनी है स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिल गया है। तो ये तीसरी कंपनी है। इससे पहले एयरटेल की यूटेलसेट वेबनेट और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी ये मिल चुकी है, ये लाइसेंस मिल चुका है। अमेज़न का कॉपर प्रोजेक्ट भी लाइसेंस की कतार में, यानी अभी अमेज़न का जो कॉपर कॉपर प्रोजेक्ट है जो कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करता है, उसको भी लाइसेंस किया जाना है या उस पर भी इस तरह से विचार चल रहा है। तो ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है, ये देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट की पहुँच संभव होगी। या दूर-दराज और जो
अब देश के ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इंटरनेट सुविधाएँ अभी तक नहीं पहुँच पाई है, वहाँ तक भी इंटरनेट की सुविधाओं को पहुँचाना संभव हो सकेगा। स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में किस शहर में पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 फाल्कन 2000 जेट प्लेन है, को बनाने का संयंत्र स्थापित होगा? आंसर है नागपुर। नागपुर में फाल्कन 2000 जेट बनाने का संयंत्र स्थापित होगा। कि ये फ्रांस की कंपनी है, तो अब तक जो भी फाल्कन 2000 जेट बन रहे थे, वो फ्रांस के अंदर ही बन रहे थे। तो फ्रांस के बाहर भारत का ये पहला शहर है जहाँ पर फाल्कन 2000 जेट बनाए जाएंगे। ये जेट आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार के हैं। पेरिस के एयर शो जून 2025 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डेसो एविएशन के मध्य एक रणनीतिक साझेदारी हुई और नागपुर यूनिट को अपग्रेड कर फाल्कन 2000 जेट बनाए जाएंगे। पहली बार ये जो जेट है वो फ्रांस के बाहर बनेगा। तो ये भारत का, या आप कहें कि इस तरह से दुनिया में एक भारत का ये पहला शहर है जहाँ पर फ्रांस के फाल्कन 2000 जेट को बनाया जाएगा। इसके साथ ही बिजनेस जेट बनाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा। फाल्कन 2000 एक ट्विन विजन वाला जेट है जिसमें 8 से 10 यात्री बैठ सकते हैं। तो ये इस तरह से एक छोटे यात्री विमान जो होते हैं, आपने कई बार कुछ बड़े सेलिब्रिटी के पास में इस तरह के अपने प्राइवेट प्लेन देखे होंगे, ये उन्हीं का हिस्सा है, फाल्कन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान इजराइल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान जून 2025 में दोनों देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। तो जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष हुआ। ईरान और इजराइल के बीच में जो मिसाइल वॉर चल रही थी, तो भारत ने जो दोनों देशों में फंसे हुए नागरिक हैं, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु। ईरान इजराइल के अध्ययनरत भारतीय छात्रों को ऑपरेशन सिंधु चलाकर विशेष विमानों से सुरक्षित भारत लाया गया। इसी तरह का एक और ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन बर्मा मार्च 2025 में म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया था। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। ईरान इजराइल के बीच में संघर्ष है वहां से भारतीय छात्रों को वापस लाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। ऑफ ग्रिड का मतलब है जो कि ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब जो कि इस तरह से किसी ग्रिड से, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका आंसर है कच्छ। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। तो आपको यहाँ मैप में ये जो रेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये गुजरात का कच्छ एरिया है और ये अडानी ग्रुप द्वारा शुरू किया गया है। अडानी ग्रुप द्वारा कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए ये ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट की क्षमता 5 मेगावाट की है और यह मुख्य पावर ग्रिड से जुड़ा नहीं है। इसकी ऊर्जा ज़रूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी होती हैं। तो ये पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर बेस्ड होगा और ये मुख्य पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिए। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुआ। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। 21 जून उत्तर भारत में, या आप कहें कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो भारत की पहल पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो आंसर है मानेसर, हरियाणा। तो मानेसर सहित जो मानेसर स्थित जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में देश का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है। माल ढुलाई और यात्रा परिवहन में देश का दूसरा स्थान है। मानेसर टर्मिनल के शुरू होने से माल ढुलाई में तेजी आएगी। तो देश का सबसे बड़ा जो ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है वो मानेसर हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है? आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देश की पहली योग नीति लॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड को योग और वेलनेस के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी स्थापित करना है। तो योग के क्षेत्र में, योग और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक राजधानी बनाने के लिए ये नीति लॉन्च की गई है। और उत्तराखंड ही पहला राज्य है जहां पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो एक तरह से आर्टिकल 24 में जो समान नागरिक संहिता का जो एक क्लॉज है या आप कहें कि अनुच्छेद है, उसके आधार पर यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23-24 जून 2025 को राज्यों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो आंसर है मुंबई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में संसद और संघ राज्य क्षेत्रों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो मुंबई में राज्यों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ है 23-24 जून 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वायु परिवहन IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक 1 से 3 जून 2025 को कहां आयोजित हुई? तो आंसर है भारत मंडपम नई दिल्ली। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में विश्व वायु परिवहन की 81वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित हुई है। तो यहाँ पर आप भारत मंडप का ये जो दृश्य है वो देख सकते हैं। विश्व स्तरीय हवाई संरचना विकसित करने और कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून 2025 को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL के नए भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का नया भवन कहां पर शुरू किया गया है या उसका उद्घाटन कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो CFSL कोलकाता के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो अपराधियों को पकड़ने में या इस तरह से किसी भी केस की जो फॉरेंसिक जांच है उसमें ये सेंटर जो है वो काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो इसमें बहुत सारी जो दूसरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सकेंगी, जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग है या इस तरह से अन्य जो सैंपल की जांच वगैरह है वो सब भी इसमें हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2025 को वैश्विक दक्षिण दक्षिण सहयोग, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग कहने का मतलब है कि विश्व के जो विकासशील देशों का जो समूह है या विकासशील देशों का जो आपस में इस तरह से सम्मेलन वगैरह होता है उसको दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये माना जाता है कि ज्यादातर जो विकसित राष्ट्र हैं वो उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, और दक्षिण के जो राज्य हैं जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका या इस तरह से भारत और जो नॉर्थ ईस्ट एशिया का जो क्षेत्र है वो सब इस तरह से विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कि दक्षिण दक्षिण सहयोग से मतलब क्या है कि जो विश्व के विकासशील देश हैं उनका आपस में जो सहयोग है के माध्यम से कृषि विकास को आगे बढ़ाने के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहां किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट
ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRI सेट और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS के संयुक्त प्रयास से आई ICR ICRI सेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कॉर्पोरेशन को एग्रीकल्चर की ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर की आधिकारिक शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में इस सहयोग का उत्कृष्टता सेंटर यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 जून 2025 को भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है, जिसकी अवधि होगी 2025 से 28। तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है, जिसकी अवधि कितनी होगी 2025 से 28। तो भारत प्रशासनिक सुधार के माध्यम से 1998 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का सदस्य देश है और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान 31 देश सदस्य देशों, 20 नेशनल सेक्शन और 25 शैक्षणिक अनुसंधानों का एक संघ है जो लोक प्रशासन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संयुक्त रूप से सहयोग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता भारत को मिली है 2025 से 28 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार 2 मई 2025 को किस एक्सप्रेसवे पर निर्मित हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों ने नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया? यानी रात में लड़ाकू विमान को एक्सप्रेसवे पर उतारने का, लैंडिंग का जो अभ्यास किया गया है वो कहां पर किया गया है 2 मई 2025 को? तो आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे। तो गंगा एक्सप्रेसवे पर रात के समय लड़ाकू विमानों को लैंड करवाने का अभ्यास किया गया। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबाई में बन रहा है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस पर कुछ हिस्सों में अभी से ही इस तरह से नाइट में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का अभ्यास किया गया। इस एक्सप्रेस वे पर जलालाबाद तहसील के पीरू गांव के पास 3.9 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एयर शो का आयोजन किया गया। इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह सुविधा लॉन्च हो चुकी है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इससे पहले हो चुका है, अभी जो नाइट लैंडिंग का अभ्यास है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो स्टूडेंट्स, ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी ब्रह्मोस की ताकत जो है वो दुनिया ने भी देखी। तो इस मिसाइल का एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर जो है वो लखनऊ में शुरू किया जा रहा है और जिसका वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2025 को किया है। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया। अभी तक देश में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन तिरुवनंतपुरम, नागपुर, हैदराबाद और पिलानी में किया जा रहा है। तो ये 4 सेंटर है लखनऊ से पहले जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 1 जून 2025 को जारी की गई वर्षा जल संचयन यानी कैच द रेन रैंकिंग में शीर्ष राज्य रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक जो सूची जारी की जाती है जिसमें उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो कि वर्षा जल का संचयन करने में अग्रणी रहता है। तो इसमें तेलंगाना जो है वो इस बार इस सूची में सबसे शीर्ष पर रहा है। तेलंगाना में वर्षा जल संचय की जो स्थिति है वो अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। तो जल शक्ति मंत्रालय की राज्यों की वार्षिक रैंकिंग में 5 राज्य हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और किस अवधि के लिए ये रैंकिंग जारी की गई है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 तक की अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय कैबिनेट ने 14 मई 2025 को कहां पर देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी प्रदान की है? अब ये सेमीकंडक्टर जो है वो काफी महत्वपूर्ण है ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों वगैरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सेमीकंडक्टर का काफी ज्यादा उपयोग किया जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सेमीकंडक्टर जो है
उसकी शॉर्टेज की वजह से गाड़ियों के उत्पादन को बंद भी करना पड़ा है कुछ जगहों पर। ऐसी स्थिति में सेमीकंडक्टर की सप्लाई लगातार होती रहे, इसके लिए सरकार ने इसकी छठी यूनिट लगाने की मंजूरी दी है। कहां पर? जेवर उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो जेवर क्षेत्र है वहां पर छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की मंजूरी दी गई। तो 14 मई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 3,706 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी प्रदान की है। यह ताइवान की फॉक्सकॉन और भारत की एचसीएल का संयुक्त उद्यम होगा। तो भारत की एचसीएल और ताइवान ताइवान की जो फॉक्सकॉन कंपनी है वो मिलकर के यहाँ पर सेमीकंडक्टर का उत्पादन करेंगे। अभी तक 5 यूनिट गुजरात और महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है और इसमें पहली यूनिट साणंद गुजरात में लगी थी। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी भी बनाई जा रही है। तो जेवर में इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी भी निर्मित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत 6G 2025 तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत 6G 2025 का तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2023 को भारत 6G विजन लॉन्च किया था, जो भारत के 2030 तक 6G प्रौद्योगिकियों को डिजाइन करने, विकसित करने और तैनात करने के लिए महत्वाकांक्षी मार्ग तैयार करता है। जैसे अभी भारत में 5G टेक्नोलॉजी चल रही है, मोबाइल और जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें 5G टेक्नोलॉजी अभी तक चल रही है। तो इससे भी आगे की जो जनरेशन है 6G जनरेशन, वो 2030 तक तैयार हो, इसके लिए इसका जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरह के पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन कहां किया? तो आंसर है मुंबई में। तो मुंबई में विश्व का जो या विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में, तो मुंबई का जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहां पर यह अपनी तरह का एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर से संबंधित गतिविधियां आयोजित की जाएगी। वेब्स 2025 एक 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जिसमें टैगलाइन है कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज। ये दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप, उद्योग प्रमुखों, नीति निर्माताओं के साथ लाकर भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। तो मीडिया, मनोरंजन या इस तरह से जो भी ऑनलाइन जो इस तरह से स्टार्टअप्स वगैरह हैं या इस तरह से ऑडियो वीडियो से संबंधित जो भी कार्यक्रम वगैरह हैं, उनके लिए ये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मई 2025 को राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM सम्मेलन 2025 कहां आयोजन का आरंभ हुआ? 2025 का आरंभ कहां हुआ? देखिए, राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है वो भारत में एलोपैथी के अलावा जो अन्य चिकित्सीय पद्धतियां हैं उनको प्रमोट करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं जैसे आयुर्वेद है, या जिसमें इस तरह से यूनानी है, या जिसमें इस तरह से सिद्ध है, होम्योपैथी है, इन सब के लिए एक जो मिशन है वो है राष्ट्रीय आयुष मिशन। और इसका जो सम्मेलन आरंभ हुआ है 1 मई 2025 को कैवल्य धाम लोनावाला महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का जो लोनावाला एरिया है वहां पर राष्ट्रीय आयुष मिशन का सम्मेलन आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का दूसरा संस्करण, तो दूसरा संस्करण था, पहला 2023 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मई 2025 को भारत के हिंडन एयरबेस से बुद्ध के पवित्र अवशेष को किस देश के लिए रवाना किया गया? तो आंसर है वियतनाम। तो वियतनाम में बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा इस तरह से महत्व दिया जाता है, या वियतनाम में बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है। तो भारत का जो हिंडन एयरबेस है वहां से बुद्ध के पवित्र अवशेष को वियतनाम के लिए रवाना किया गया है 1 मई 2025 को। तो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC
नई दिल्ली के सहयोग से 3 से 21 मई 2025 तक वियतनाम के 4 शहरों में पहली बार पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो ये प्रदर्शनी के लिए बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं, उनको वियतनाम भेजा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस वसाख समारोह, यह दिवस बुद्ध के जन्म, ज्ञान, निर्वाण की याद में हर साल मई की पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र में भी बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण की याद में संयुक्त राष्ट्र दिवस वसाख समारोह मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? हर वर्ष की बुद्ध पूर्णिमा, यानी मई में जो बुद्ध पूर्णिमा आती है, वो बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। उस दिन संयुक्त राष्ट्र में भी बुद्ध के जन्म, निर्माण और ज्ञान की याद में एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो ये हमारा आज का जो ऑनलाइन करंट अफेयर्स जो वीडियो लेक्चर था। अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।